नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया है इंडिया न्यूज की ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी, जहां आप घर पर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना से कैसे बचा जाए, इसको लेकर कोई लक्षण है, क्या सावधानी आपको बरतनी है, परिवार में कोई संक्रमित है तो कैसे ध्यान रखा जाए, इन तमाम सवालों के लिए आपके अपने चैनल ने इस खास मुहिम की शुरुआत की है। अगले 1 घंटे डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ रहेगा। आप भी कोरोना महामारी से जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं और अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 011-613-62137 पर फोन करके सीधे हमारे साथ मौजूद डॉक्टरों से बात कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले हम एक बार फिर से आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस और लाखों मैसेजेस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। यह आपके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग अलग होती है और कुछ लोग आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए आप केवल डॉक्टरों की सलाह पर ही दवाई लें। ओपीडी की शुरुआत करें उससे पहले प्रदेश का ताजा हाल आपको बताते हैं। कोरोना अपडेट क्या कुछ है, ये हम आपको बता रहे हैं। देश में कोरोना की रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में लगातार केसेस कम हो रहे हैं, जो कि राहत की बात है, अच्छी खबर है। कोरोना के 1246 नए मामले सामने आए। 3671 आपको बता दें एक्टिव केसेस हैं, जो 18,000 से ज्यादा हैं प्रदेश में। हरियाणा में रिकवरी रेट 96% से ज्यादा है, जो कि बेहतर होता चला जा रहा है। प्रदेश में 57 लाख से ज्यादा लोगों ने टीका लगवा लिया है, जो कि अच्छी खबर है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 7 जून तक है। दुकानें खोलने का समय सुबह आपको बता दें कि 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है और ऑड इवन के तहत की दुकानें खोलने की परमिशन दी गई है और अब तक 57,12,100 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। तो देश में लगातार कोरोना की रफ्तार धीमी होती हुई नजर आ रही है। आंकड़ों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो वहीं हरियाणा की बात करें तो यहां पर भी लगातार केसेस कम हो रहे हैं। कोरोना के 1246 नए मामले सामने आए। 3,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। 18,000 से ज्यादा केस हालांकि अभी भी प्रदेश में एक्टिव हैं। इसके अलावा हरियाणा में जो रिकवरी रेट है वो यहाँ पर 96% तक पहुंच चुका है। प्रदेश में 57 लाख से ज्यादा लोगों का टीका लग चुका है और टीकाकरण की प्रक्रिया भी युद्ध स्तर पर जारी है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 7 जून तक। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की ओपीडी की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर कपिल शर्मा, फिजिशियन हैं, आप हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पे। नमस्कार डॉक्टर साहब, पहला सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार, हालांकि अच्छी खबर है कि आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है। आप देश में भी जो केसेस है संक्रमितों के वो कम आ रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो प्रदेश में भी आंकड़ा गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच आप तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको देख और सुन रहे हैं, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि लापरवाही अभी भी नहीं बरतनी है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इंडिया न्यूज़ हरियाणा का, जी। जिन्होंने ये जनता के लिए ओपीडी शुरू किया है। इससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिल रहा है और बहुत सारे लोग घर बैठे अपना इसे टेली मेडिसिन कह सकते हैं हम, उसके द्वारा अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इस फेज में जो हमारी सेकंड वेव है, अब धीरे लगातार जैसे केसेस कम हो रहे हैं, इन केसेस के कम होने की वजह से हमें वापस लापरवाही नहीं बरतनी है। हमें और ज्यादा सजग और सावधानी को अपनाना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में तीसरी जो वेव है, तीसरी जो लहर है, उसके असर को कम किया जा सके या वो हमें कम से कम अफेक्ट करे। तो उसके लिए हमें जो जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मास्क को लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, ओरल हाइजीन मेंटेन करनी होगी, हैंड सैनिटाइजेशन जो है उसको हमें प्रॉपरली मेंटेन करना होगा, जो सैनिटाइजर का यूज है। और जिन लोगों को पोस्ट कोविड सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको जो ब्लैक फंगस है, येलो फंगस है और जो व्हाइट फंगस है, उनसे बचने के लिए अपनी ओरल हाइजीन को बहुत दुरुस्त करना होगा। उनको जो मिट्टी वाला एरिया है, जहाँ बहुत ज्यादा मिट्टी होती है, जमा पानी होता है, या उनको ऐसी जो सब्जियां जो हमारे घर में गल सड़ जाती हैं, वहां पे भी ये फंगस होता है जिससे हमें मिल सकता है। तो उन फंगस से भी हमें बचने का पूरा प्रयास करना होगा, ताकि जो ब्लैक फंगस जो कि अभी एपिडेमिक जिसे पूरे हमारे हिंदुस्तान में घोषित कर दिया गया है, उसके केसेस बहुत ज्यादा तादाद में ना बढ़े। क्योंकि एक बार अगर ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस आपको अफेक्ट करती है तो ये बहुत सारा नुकसान कर देती है लापरवाही होने से। किसी को आंख तक जा रहा है, किसी को दांतों तक जा रहा है, किसी को जबड़े तक जा रहा है, किसी को कान तक जा रहा है, किसी को ब्रेन तक जा रहा है।
तो अगर हम कोरोना से किसी तरह बच गए, ब्लैक फंगस ने हमें पकड़ लिया, तो हमारी लाइफ और ज्यादा भयावह हो जाती है, हम और ज्यादा पैनिक और डर की सिचुएशन में ना जाएं। इसके लिए हमें अपने एहतियात बरतने जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सावधानी बरती जाए, क्योंकि सावधानी सबसे पहला सुरक्षा कवच होता है। साथ ही डॉक्टर साहब ये भी आपसे जानना चाहेंगे, पोस्ट कोविड का आप जिक्र कर रहे थे, ऐसे तमाम पेशेंट्स हैं जो कोविड से सक्सेसफुली रिकवर हो चुके हैं, अब वो निश्चिंत हो गए हैं, क्योंकि लगातार रिपोर्ट्स ये कहती हुई आई हैं कि कोविड होने के कम से कम 2 से 3 महीने तक तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित है। ऐसे तमाम पेशेंट्स को आप क्या यहाँ पर सुझाव देना चाहेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले तो हमें कोविड को, कोरोना को इस परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत आवश्यक है कि अगर हमें एक बार कोविड हो गया है तो हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि दोबारा हमें कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें दोबारा लाइफ में 6 महीने बाद या साल बाद कोरोना नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर कोरोना होने के बाद उतने लेवल की एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं, किस लेवल की एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं उस चीज़ का अभी तक कोई मार्कर्स नहीं है, और मार्कर्स हैं तो वो आप हमें अश्योर नहीं कर सकते कि हम कितने सिक्योर हैं। लेकिन पोस्ट कोविड जो विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं उनसे बचने के लिए आपको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा। नियमित रूप से आप योग कीजिए, नियमित रूप से सैर कीजिए, और अपनी जो ब्रीदिंग है, जो हमारा सांस लेने के लिए, हमारे जो फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए जितनी भी हम डे टू डे रूटीन एक्सरसाइज कर सकते हैं उनको करें। फिजियोथेरेपिस्ट की हम मदद ले सकते हैं। हमें थोड़ा बहुत थकान रहती है तो थकान रहती है, उस थकान से बचने के लिए जो सिम्टम्स हैं हम अपने कंसर्न फिजिशियन से जाके उसका इलाज ले सकते हैं, ताकि हम इन सिम्टम्स को भी मिनिमम कर सकें। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर कि इस भ्रम में ना रहा जाए कि हम पूरी तरीके से आप सुरक्षित हो चुके हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है डॉक्टर साहब कि अब जो लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं उनके शरीर में एंटीबॉडीज बहुत जल्दी डेवलप हो रही हैं, बहुत जल्दी बन रही हैं। ऐसे में उन पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, कितने समय तक इंतजार करना चाहिए वैक्सीन लेने से पहले? मैम, अभी जो हमारी आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं, उन आईसीएमआर की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जो लोग कोविड से रिकवर हुए हैं उन्हें कम से कम 1.5 से 2 महीना, 1.5 महीना मिनिमम और मैक्सिमम 2 महीना हमें वेट करना होगा कि हम दोबारा वैक्सीनेशन के लिए जाएं। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है वैक्सीनेशन के लिए, और जब भी हम सलाह लेके जाएं हम कम्प्लीटली, हमारे सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, हम कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक होने चाहिए जब भी हम वैक्सीन के लिए जाएँ। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर कि वैक्सीनेशन तो करवाना ही है। अगर आप कोविड पॉजिटिव से रिकवर हुए हैं तो जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं उतना टाइम पीरियड के बाद आप वैक्सीन लें, और अगर आपको कभी संक्रमण नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द आप अपनी वैक्सीन ज़रूर लें। लेकिन डॉक्टर साहब, एक समस्या ये भी है कि वैक्सीन को लेकर स्लॉट्स इतनी जल्दी नहीं बुक हो पा रहे हैं। अभी तक बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। तो जब तक वैक्सीन न लगे तब तक खुद को इम्यून रखने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? जब तक हमें वैक्सीन नहीं लगी है, अपने आप को इम्यून रखने के लिए हम अपनी डाइट में, सबसे पहले हम डाइट का बहुत बड़ा रोल है, हम अपनी डाइटरी हैबिट्स को थोड़ा सा सुधारें। हम अपनी डाइट में फ्रूट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, सैलेड को बहुत ज्यादा यूज करें, ऐसे फ्रूट्स का यूज करें जो सिट्रस फैमिली के, जिनसे हमें विटामिन सी मिलता है। ऐसे फ्रूट्स और फल सब्जियां खाएं जिनसे हमें जिंक की मात्रा मिलती है, क्योंकि दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। हमें टैबलेट लेने का जरूरत नहीं है। हम ग्रीन टी ले सकते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हम सुबह उठकर कच्चा आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी, इम्यूनिटी को एनहांस करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। तो हम होम रेमेडीज भी कर सकते हैं, और साथ में अगर हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प रहता है। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस रिलीव होता है। स्ट्रेस को जैसे ही हम रिलीव करेंगे तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने आप एक्टिव हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता चला जाता है। जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखा जाए और अच्छा और स्वस्थ खाया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या डॉक्टर साहब ये भी देखने को मिली है, क्योंकि जैसे ही कोई परेशानी या बीमारी होती है उसको लेकर विकल्प भी बहुत सारे आने लगते हैं। उस पर ही बातचीत करेंगे। पलवल से हमारे दर्शक राहुल हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, अपना सवाल पूछिए। 2 हफ्ते पहले मैं कोविड से उबरा हूँ और उससे निजात पाई है। उसके बाद से गले से लगता है जैसे ब्रश करते समय बार बार खून आने का महसूस होता है। हेलो।
एक तो हाँ राहुल question- जी बोलिए, अपना सवाल पूछिए, आपकी मैं आवाज कह रहा मिल हूँ रही कि है। अभी 2 हफ्ते पहले मैंने कोविड से उबरा हूँ, मैं जूझा हूँ, ठीक हुआ जी हूँ। जी और उसके बाद से अचानक गले से खून आने जैसा महसूस होता है जब खराश निकलती है तो। जी डॉक्टर कपिल। मैम इनका जो क्वेश्चन है कि कोविड से रिकवरी के बाद इनको गले से खराश के टाइम थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है, राइट? हेलो हेलो राहुल जी से संपर्क हेलो टूट गया, लेकिन आप उनके सवाल का जवाब दे मैम, दीजिए, क्योंकि इस वक्त वो आपको देख आवाज और आ सुन रहा रहे है? हैं। मुझे नहीं। आवाज मिल रही है आपको मेरी डॉक्टर कपिल? मैम बहुत स्लो आ रहा है, बहुत आई एम नॉट एबल, ठीक है, यू आर मैं नॉट जवाब, ऑडिबल। हमारे साथ इस बीच डॉक्टर शिल्पी भी जुड़ गई, ईएनटी स्पेशलिस्ट है। बहुत स्वागत है मैम आपका इंडिया न्यूज हरियाणा की ओपीडी में। शिल्पी जी, जैसा कि अभी भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, राहुल इनका नाम था, इनकी समस्या ये थी कि अभी 2 हफ्ते पहले ही ये कोविड से रिकवर हुए सक्सेसफुली, लेकिन अब जब भी खराश होती है तो गले से इनका खून जैसा निकलता है, ब्लड सिम्टम्स जैसे देखने को मिल रहे हैं, ये इनकी समस्या है। राहुल, और कहीं से तो खून नहीं आ रहा है आपको? हेलो, डॉक्टर शिल्पी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, डॉक्टर शिल्पी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर कपिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ पा रहा है। हेलो ठीक है, आप एक बार फिर से दोनों ही डॉक्टर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से समस्याएं नई नई सामने आ रही हैं, फिर वो प्री कोविड हो या फिर पोस्ट कोविड हो, वो लोगों को बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि जानकारी ज़्यादा नहीं है लोगों के पास, अभी भी जागरूकता जिस स्तर पर होनी चाहिए वो नहीं है। और यही वजह है कि इंडिया न्यूज़ इस खास मुहिम की शुरुआत कर चुका है। ओपीडी के जरिए घर बैठे आप अपनी तमाम समस्याओं का हल और निजात पा सकते हैं। नंबर्स लगातार हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिनको डायल कर आप हमसे जुड़ सकते हैं, और कोई भी समस्या आपको है तो वो हमसे साझा कर सकते हैं। डॉक्टर्स का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। डॉक्टर शिल्पी और डॉक्टर कपिल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर कपिल, मैं रुक आपका करना चाहूंगी, क्योंकि सवाल हमारे दर्शक राहुल ने आपसे पूछा था कि पोस्ट कोविड, अब वो कोविड से ठीक हो चुके हैं, लेकिन गले से खराश के दौरान खून आने की समस्या उनको हो रही है। हेलो डॉक्टर हेलो। कपिल, आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैम, अभी आ रहा है आवाज। मैम जो राहुल का जो क्वेश्चन है, उनका क्वेश्चन है कि कोविड से रिकवर होने के बाद इनको गले में खराश के दौरान इनको ब्लड आता है। जी। तो सबसे पहले तो हमें इन्हें मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि ये बीटाडिन गार्गल का नियमित रूप से प्रयोग करें, और ये हर कोविड पेशेंट को करना ही चाहिए कोविड से रिकवर होने के बाद, ताकि हमारी ओरल हाइजीन जो है वो मेंटेन रहे, उसमें कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वो ग्रो ना कर पाए। अगर इस बीटाडिन गार्गल के बाद भी अगर इनको अगले 3 दिन में ऐसा कोई सिम्टम बना रहता है, तो इनको कंसर्न ईएनटी सर्जन के पास जाके अपना गले का एक स्कैन कराना चाहिए, और फिर उनकी सलाह से जो भी जो किया जाना चाहिए वो अपना ट्रीटमेंट लें। ठीक है, उम्मीद है कि राहुल जी तक उनके सवाल का जवाब पहुंच चुका होगा। डॉक्टर शिल्पी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर शिल्पी, आवाज मिल रही है अभी आपको? हाँ जी, आ रही मैडम। डॉक्टर शिल्पी, सवाल आपसे लेना चाहूंगी। थोड़ी देर पहले डॉक्टर कपिल से जिक्र हो रहा था कि किस तरीके से अपने आप को इम्यून रखा जाए, वो भी तब जब तक आपको वैक्सीन नहीं लगती। ऐसे में जब भी कोई बीमारी आपदा होती है, उसको विकल्प भी उसको लेकर बहुत से यहाँ पर सामने आ जाते हैं। ऐसे में खुद को इम्यून रखने के लिए कई प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, जिसकी तरफ जो दर्शक हैं या फिर जो तमाम पेशेंट्स हैं, उनका रुख भी, उनका झुकाव भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या सुझाव आप देना चाहेंगी कि ऑर्गेनिकली ही घर पर ही तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर खुद को इम्यून रखें, या फिर मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो भी सेफ है? मार्केट में प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, हमारे इंडियन घरेलू नुस्खे भी काफ़ी अच्छे होते हैं। बेसिकली अपना इम्यूनिटी अच्छा रखने के लिए अच्छा खाने की जरूरत है। वाटर इनटेक काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। गर्मी के मौसम में आधी जनता खाना ना अच्छी तरह से खाना खा पाती है, ना पानी पीती है। इस वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं, स्पेशली डिहाइड्रेशन की वजह से। बाकी जितने हमारे हल्दी है, अदरक है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। एंड मल्टीविटामिन आ रहे हैं, सिंपल मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। ये कोरोना में जनरली एडवाइस किए जाते हैं, ले लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन हाँ, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को लेकर खास तौर पर ध्यान रखें। इस बीच हमारे दर्शक चरखी दादरी से मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अपना सवाल पूछिए। मैम नमस्ते। नमस्ते, पूछिए सवाल। मैम मेरा डॉक्टर शिल्पी से सवाल है। मेरी माता जी हैं मैम, उनकी उम्र है 60 साल से ऊपर की हैं, और उनके कान से मैम आवाज़ आती है जैसे कि झन की। उनको ऐसा कान से आवाज़ आती है, उनको थोड़ी दिक्कत रहती कान में।
ये परेशानी काफी समय से होगी उनको? 20 दिन हो गए। हेलो, 2 हफ्ते से ज्यादा होगा मैम, 2 हफ्ते से ज्यादा। एक तो माता जी की उम्र भी थोड़ी सी है, इस उम्र में ये आम चीज है। हाउएवर टेस्ट करा लेना चाहिए। उम्र के हिसाब से ये आम बात हो जाती है, लेकिन टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है। आपके आसपास जो ईएनटी स्पेशलिस्ट रहेंगे वहां से एक बार जाके उनको चेक करवा के टेस्ट करा दीजिएगा। मनीष जी, उम्मीद है कि आपको यहाँ पर सही सलाह मिली है। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप ज़रूर टेस्ट उसको करवा लीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर आप कुछ भी ज़्यादा गंभीर समस्या हो, अगर आपको लगे कि समस्या बढ़ती जा रही है तो उसको सोच विचार करने की बजाय डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें, जिससे कि सही समय पर सही इलाज मुहैया हो सके। डॉक्टर कपिल, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। लगातार जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर भी समस्या सामने आ रही है, कोरोना महामारी के चलते लोग पहले ही परेशान हैं, अब फंगस ने भी दस्तक दे दी है। फिर पहले ब्लैक फंगस था, फिर व्हाइट फंगस, अब यहाँ पर क्रीम फंगस और अलग अलग रंगों का फंगस सामने आ रहा है। दर्शक बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ी जानकारी आप इसको लेकर दीजिए। मैं सबसे पहले तो आप जो पोस्ट कोविड जो आप म्यूकोरमाइकोसिस की बात कर रहे हैं, ये म्यूकोरमाइकोसिस से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक सिचुएशन करने की जरूरत नहीं है। ब्लैक फंगस कोरोना से पहले भी था, कोरोना से पहले भी था और कोरोना के टाइम पर भी है। पहले बहुत रेयर डिजीज़ होती थी, बहुत कम देखने को मिलता था, कोई कोई केस मिलता था, लेकिन अब बहुत कॉमन हो गया है। बेसिकली जो ब्लैक फंगस है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी पे, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में हज़ारों तरह के फंगस होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है तो वो हमारी बॉडी पे हावी होने लग जाते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि जैसे ही हम कोरोना से रिकवर हो रहे हैं, रिकवर होने के बाद हमें अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना है, बीटाडिन गार्गल को करना है, और हमें ऐसी जगहों पे जाने से बचना है जहाँ धूल मिट्टी रहती है या जहाँ पे पानी जमा रहता है। हमें साफ़ सुथरा पानी, ड्रिंकिंग वाटर साफ़ सुथरा होना चाहिए हमारा। हमें जो सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, वो ताज़े होने चाहिए, वो सड़े हुए नहीं होने चाहिए। तो ब्लैक फंगस है, चाहे वो येलो फंगस है, चाहे वो ग्रीन फंगस है, चाहे वो वाइट फंगस है, ये जो फंगस है इसके सिम्टम्स शुरू में जब आते हैं तो हमारे जब ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हमारे पे हावी होने लगता है तो उसको कहीं भी हमारी बॉडी में एंट्रेंस चाहिए। वो एंट्रेंस क्या होती है? हो सकता है कहीं हमें मुंह में छाला हो गया है, हो सकता है कहीं होंठ कट गया है या गाल कट गया है या कोई मसूड़ा कट गया है, वहाँ से इसकी एंट्रेंस होती है और ये हमारा जो ऊपर का तालू होता है, तालू पे जाके इफ़ेक्ट करता है। तालू पे जाके इफ़ेक्ट करता है, साइनस को इन्वॉल्व कर लेता है, चेहरे पे सूजन आ जाता है। शुरू में जब सूजन आता है तो हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, हमें तुरंत जाके डॉक्टर के पास जांच करवानी है, क्या हम इससे अफेक्टेड हैं, क्या हम इससे अफेक्टेड नहीं हैं। इसके दूसरे लक्षण में क्या है? हमारे मसूड़ों में सूजन आ जाता है, उनसे पस निकलने लग जाता है और तालू पे जख्म बनना शुरू हो जाता है। तो वो वाइट हमारा जो हार्ड पैलेट है उसको इन्वॉल्व कर लेता है और उसको बिल्कुल डेड करने, वहाँ का नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये अपना स्प्रेड करता है, आइज़ तक जाता है, ईयर तक जाता है और फिर ब्रेन तक जाता है। तो हमें इस ब्लैक फंगस को जितना जल्दी हो सके, जितनी इनिशियल स्टेज में पकड़ सकते हैं उतना पकड़ा जाना चाहिए और इसका इलाज संभव है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस आ गया है तो उसका इलाज नहीं है, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। हाँ, अगर हम सही समय पे इलाज ले रहे हैं तो ये बिल्कुल भी लाइलाज नहीं है, इसका इलाज संभव है। हमें थोड़ा सा एहतियात बरतना है और अपनी केयर करनी है। बिल्कुल, लेकिन बहुत ज़रूरी डॉक्टर साहब यहाँ पर ये हो जाता है कि किस तरीके से इस फंगस से बचा जाए। डॉक्टर शिल्पी, जैसा कि जिक्र डॉक्टर कपिल कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि फंगस की जो एंट्री होती है बॉडी में, वायरस जो अटैक करता है वो स्पेस कहाँ से ढूंढता है, जिसका जिक्र भी उन्होंने किया। आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि बड़ी तादाद में डॉक्टर्स का दावा ये है कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस जैसी तमाम बीमारियाँ जो सामने आ रही है उसका वायरस मिट्टी में भी पाया जाता है, वातावरण यानी कि एनवायरमेंट में भी पाया जाता है। अब उस केस में कैसे बचा जाए? तो पहले ये वायरस नहीं है, ये फंगस है और ये सब जगह पाया जाता है, तो ये आम बात है। ये बेस्ट इज हाइजीन रखना, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी मेंशन किया है। तो कोई भी हमारे मुंह में छाले हो उनको ध्यान दिया जाए, उनका एकदम से इलाज कराया जाए। हमें कोई चोट वोट लगी हो तो उसको एकदम से इलाज कराया जाए। हम अगर अपने हाथ में हमारा कटा हुआ हाथ है, हम खेत में काम कर रहे हैं, हम गार्डन में काम कर रहे हैं, तो उसमें से फंगस अंदर जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों ने कभी ऐसे कंडीशन में काम नहीं किया है, ये तभी होता है जब आपकी इम्यून कंडीशन प्रॉपर ना हो, आपकी इम्यून सप्रेशन हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी पुअर हो गई है। वो तब होगी अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, आप डायबिटीज के मरीज हैं या आप कोविड से ग्रस्त हो चुके हैं,
कोविड में हैं अभी या कोविड से रिकवर कर रहे हैं लेकिन इम्यूनिटी पूरी नहीं आ पाई है, या आपको और कोई बीमारी है, आप कोई बीमारी इम्यून सप्रेशन कोई ड्रग ले रहे हैं, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, मेलिग्नेंसी पेशेंट्स हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सब एहतियात रखें कि उनके हाथ में कोई कट हो या कोई अल्सर हो तो एकदम से ट्रीट किया जाए। अगेन ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये एक ब्लैक फंगस हो गया या कोई भी रंग का फंगस हो गया तो मतलब कि इसके बाद लाइलाज हो गया, मरना ही तय है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अगर टाइम से डायग्नोज हो जाए, एकदम से आके दिखा दिया जाए तो इनका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर लोग बिल्कुल घबराएं ना। डॉक्टर कपिल, जैसा कि डॉक्टर शिल्पी कह रही है कि लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन जैसा कि कोरोना में हमने देखा है कि अगर आपको मामूली लक्षण है तो आप घर पर ही ठीक हो सकते हैं। फंगस के सिलसिले में ये कितना सटीक है, क्योंकि कई केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं जहाँ पर वक्त रहते मरीज डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर रहे और जिस अंग में वो फंगस लगा है वो पूरा अंग ही निकालना पड़ रहा है। मैम बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हमें ब्लैक फंगस के लक्षण हैं और अगर हमें ब्लैक फंगस डायग्नोज हो गया है तो हमें इसके लिए प्रॉपरली जो फंगल जो सेंटर सरकार ने बनाए हैं, जैसे हमारे रोहतक में पीजीआईएमएस रोहतक में बनाया गया है, ऐसे हमारे अग्रोवा मेडिकल कॉलेज में बनाया गया है, ऐसे ही करनाल में मेडिकल कॉलेज में बनाया गया, तो वहाँ पे हमें प्रॉपर केयर लेनी है, वहाँ पे जाके हॉस्पिटलाइज होना है, वहाँ पे जाके जो भी उनका ट्रीटमेंट है प्रॉपर लेना है, क्योंकि अगर हमने इसमें थोड़ी सी भी कोताही की और वो फंगस फैल जाता है, बेसिकली हमें समझना होगा ब्लैक फंगस कर क्या रहा है। ब्लैक फंगस कर रहा है जहाँ पे भी वो जाता है वहाँ पे नेक्रोसिस कर देता है। नेक्रोसिस करने का मतलब वहाँ के एरिया के टिश्यू जो हमारी बोन है, हड्डी है या जो भी टिश्यू है उसको डेड कर देता है। तो डेड कर देता है तो हमें उससे सर्जरी से निकालना पड़ता है। तो ये एक बहुत भयावह सिचुएशन हो जाती है। अगर किसी को आईज तक चला गया तो किसी की आई निकालनी पड़ रही है, किसी को ईयर कंपोनेंट में गया तो ईयर के कुछ हिस्से की सर्जरी करके निकालना पड़ रहा है, किसी को जबड़े में आ गया तो पूरा जबड़े को रिसेक्ट करना पड़ रहा है। हमने अपना जो ब्लैक फंगस का फर्स्ट केस डायग्नोज किया था वो 10 अक्टूबर 2020 को किया था। हमारे लिए भी बिल्कुल नया था कि ये इस टाइम पोस्ट कोविड के बाद ये एक बीमारी आ गया जिसमें खाते खाते पेशेंट के दांत निकलने लग गए। पेशेंट हमारे पास आता है तो इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रॉपर केयर का ज़रूरत है और प्रॉपर डेडिकेटेड सेंटर्स पे जाना होगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई होम रेमेडी करके या हम कोई व्हाट्सएप पे कोई हमने वीडियो देख लिया या कोई हमने सेमिनार देख लिया, कोई व्हाट्सएप पे वायरल हो गया कि ये कर लो, होम रेमेडी कर लो और ब्लैक फंगस ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमें इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, प्रॉपर गाइडेंस के अंदर करना पड़ेगा और जो डेडिकेटेड सेंटर्स है वहीं पर जाके इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, इस बीच हमारे दर्शक भिवाड़ी से योगेश जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पहले बुखार था लेकिन उसके बाद से गले में लगातार खराश है, कभी कभी जो है खांसी चलती है तो बहुत ही ज़्यादा जलती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि कई बार जो है लगता नहीं है कि वो सिम्टम्स ऐसे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खराश ऐसी हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर कपिल। देखिए मैम, इनका जो क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कि इनको जो पोस्ट कोविड इनको जो खांसी बनी रहती है, इनको जो खराश बनी रहती है। मैम देखिए, हमें सबसे पहले समझना होगा अगर हम कोरोना से रिकवर कर गए हैं तो हमारी बॉडी नॉर्मल नहीं हुई है। इसको नॉर्मल होने में समय लगता है। ये समय 10 दिन से लेकर 3 महीने तक हो सकता है। किसी पेशेंट्स को खराश आ रही है, किसी पेशेंट्स को बॉडी एक रह रहा है, किसी पेशेंट्स को बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। तो क्योंकि हमें समझना होगा कि कोरोना जो है, कोरोना वायरस ने हमारी बॉडी को इतना इम्यूनिटी को डैमेज किया है, इतना हमारी बॉडी को वीक कर दिया है कि हमें अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आने हैं। किसी को हेडेक बना हुआ है, किसी को पेट अपसेट हो गया है। तो ये कुछ सिम्टम्स हमें रहेंगे। अगर ये सिम्टम्स हमारे धीरे धीरे इम्प्रूव नहीं हो रहे, 2, 4, 5 दिन में अलग अलग इनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो हमें अपने कंसर्न फिजिशियन को जाके, उस स्पेशलिस्ट को जाके उस पर्टिकुलर उसका ट्रीटमेंट लेना होगा और हमें अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करना होगा कॉन्स्टेंटली। हमें कोरोना ने हमें सिखाया कि हमारी इम्यूनिटी का कितना बड़ा रोल है। हमारी इम्यूनिटी बेसिकली हमें समझना होगा हमारी इम्यून सिस्टम क्या है। हमारी बॉडी के अंदर पुलिस सेल्स हैं और जो वायरस है वो चोर है। तो पुलिस सेल्स जितने ज़्यादा हावी होंगे तो उतना क्राइम कम होगा। जितने पुलिस सेल्स हावी होंगे, जितनी हमारी इम्यूनिटी बेटर रहेगी, उतना हमें वायरस कम से कम इन्फेक्ट कर पाएगा। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को आज से ही नियम बनाना होगा, आज से ही हमें शपथ लेनी होगी। हम अपनी इम्यूनिटी के लिए काम करेंगे।
अपनी इम्यूनिटी के लिए वर्क करेंगे, ताकि कोरोना भविष्य में भी दोबारा हमें ना हो। ऐसा नहीं है कि हमने वैक्सीन लगवा लिया है या अगर हमने कोरोना से एक बार रिकवर कर गए तो दोबारा कोविड नहीं हो रहा। आज ही हमारे शहर में हमारे एक साथी डेंटिस्ट हैं, उनकी कोविड से डेथ हो गई है। बहुत ही दुखदाई है। उनको पिछले साल भी कोरोना हुआ था और अब फिर से कोरोना हुआ तो हमने उन्हें खोना पड़ा। तो ऐसा नहीं है, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए कि कोरोना एक बार होने के बाद दोबारा भी जानलेवा हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि किस तरीके से इम्यूनिटी को बनाए रखा जाए। भले ही आप ठीक हो गए हों, लेकिन फिर भी अच्छा खान पान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर शिल्पी, आप जैसा कि जिक्र लगातार हो रहा है, लोगों में जो समस्याएं सामने आ रही हैं कि कोरोना के दौरान तो परेशानी हो रही है, लेकिन पोस्ट कोविड जो समस्याएं हैं वो इस बार के स्ट्रेन में ज़्यादा देखने को मिल रही है, दूसरी लहर में ज़्यादा देखने को मिल रही है, जहाँ पर बॉडी में वीकनेस सबसे मेजर प्रॉब्लम। ये आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, इस बार ज़्यादा है इसलिए कि इस बार बहुत सारे लोग ग्रस्त हुए हैं। हर वायरस इन्फेक्शन के साथ डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाना शरीर में। इस वजह से बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है। मरीज इस बात को नहीं समझ पाते हैं। हमने कई बार मरीजों को देखा है, कहते हैं मैडम हमने तो बहुत पानी पिया है लेकिन हमें अभी भी कमजोरी लग रही है। बेसिकली इसकी वजह से डिहाइड्रेशन बहुत हाई हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जब भी डिहाइड्रेशन होती है बीपी हमारा गिर जाता है। बीपी गिर जाता है तो हमें एकदम से चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी लगती है, कोई भी काम करने की क्षमता हमारी खत्म हो जाती है। बीमारी की वजह से वैसे ही इंसान बीमारी से ग्रस्त है, उसकी खाने की इच्छा कम हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी और डाउन हो जाती है। इसलिए पोस्ट वायरल इन्फेक्शन में अपना खाना पीना बहुत अच्छा रखना चाहिए। कम से कम 4 लीटर एक एडल्ट इंसान को, एक एडल्ट मेल फीमेल को कम से कम 4 लीटर पानी पीने की जरूरत है। और खास करके इस मौसम में जबकि गर्मी है, नमी का समय है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो हाइड्रेशन अच्छा रखें, अपना खाना अच्छा करें। फल है, जो भी सीजन के फ्रूट्स आ रहे हैं वो आप खाएँ। प्रोटीन रिच डाइट खाएँ, जैसे दाल है, हरी सब्जियाँ हैं, इस समय काफ़ी सारे पानी वाले फ्रूट्स आ रहे हैं, वो सब खाए जाएँ। बेसिकली अगर हम अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे, जितनी भी कमी आ रही है वो सब उसमें ध्यान रखने की है। दूसरा ये बात ध्यान रखने की है कि ये वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरस इन्फेक्शन से निकलने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो बिल्कुल शांति से अपना ध्यान रखते हुए। ठीक है डॉक्टर शिल्पी। डॉक्टर कपिल, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर फंगस को लेकर किसी भी प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं तो शुरुआती दौर में क्या किया जाए? क्या पहले घर में ही रहकर उस पर क्योर करने को लेकर तमाम प्रिकॉशन लिए जाए, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके घर में ही रहकर ठीक हुआ जाए, या फिर हॉस्पिटलाइज्ड हुआ जाए? इसको लेकर जो लगातार कंफ्यूजन यहाँ पर पेशेंट्स या फिर तमाम जो दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें बनी हुई है, उसको आप क्लैरिफाई करें। मैम देखिए, जो फंगस को लेके हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर हमारे मुंह में कोई भी छाला बन रहा है, तो छाला बन रहा है तो हमें उसको मॉनिटर करना है अगले 24 घंटे तक। क्या वो छाला सेल्फ हीलिंग है या वो हील नहीं हो रहा है? अगर उस छाले का साइज़ बढ़ रहा है या हमारे मुंह में और छाले बन रहे हैं या उसमें पस डिस्चार्ज हो रहा है या फाउल स्मेल आ रहा है, तो हमें तुरंत जाके अब इमीडिएटली चेकअप के लिए जाना है। क्योंकि ब्लैक फंगस का जो प्रोग्रेशन है, रेट ऑफ प्रोग्रेशन है, उसके बढ़ने की जो क्षमता है बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ी से फैलता है। तो हमें उसको घर में रह के होम रेमेडी नहीं है, हमें उसके लिए अपना सीटी स्कैन कराना होगा। जो भी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, हो सकता है हमें बायोप्सी के लिए भी जाना पड़े, तो जो भी इन्वेस्टिगेशंस है वो इन्वेस्टिगेशन करा के हमें उसे प्रॉपर डेडिकेटेड फंगल इन्फेक्शन के सेंटर पे जाके अपना ट्रीटमेंट लेना होगा। ब्लैक फंगस के केसेस में मुझे नहीं लगता कि हम होम रेमेडी से कोई भी इसमें लाभ पा सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी साइकोलॉजी को बिल्कुल क्लियर करना होगा कि हमें डेडिकेटेड डॉक्टर के पास जाके उसको टाइमली डायग्नोज करना है, टाइमली इन्वेस्टिगेट करना है एंड टाइमली ट्रीट करना है। इसमें से हम कोई भी एक स्टेप को छोड़ देंगे तो फिर हमारे लिए बड़ी असुविधा हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी स्टेप टाइमली करेंगे तो ही बेहतर है, नहीं तो गाड़ी हमारे हाथ से छूट जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है, अब क्रीम फंगस का नाम सामने आ रहा है, क्या सभी के लक्षण समान हैं? मैम थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, लक्षण में बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं है। बेसिकली जो ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है, ग्रीन फंगस है, इनको हम उनके दिखने की अपीयरेंस पे कैटेगराइज करते हैं कि जो ब्लैक फंगस है वो दिखने में ब्लैक कलर का है, जो येलो फंगस है वो दिखने में येलो कलर का है। ऐसे ही इनको उनके कलर के दिखने की अपीयरेंस पे हमने उनको कैटेगराइज किया है। सिम्टम्स लगभग मतलब 70-80% आप कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है।
लेकिन फंगल इन्फेक्शन चाहे वो वाइट है, चाहे वो ब्लैक है, चाहे वो येलो है, चाहे वो ग्रीन है, सभी तरह के फंगल इन्फेक्शंस जो हैं वो अगर हम टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे तो वो जानलेवा भी हो सकते हैं। ये हमें समझना होगा। हम कोरोना से बच के एक जंग जीत गए और दूसरी जंग में अगर हम हार गए तो हमारा कोरोना से लड़ने की जंग बेकार हो जाएगी। तो हमें उसको टाइमली समझना होगा कि हमें सावधानी तो बरतनी ही होगी, इन्वेस्टिगेट करना है, टाइमली ट्रीट करना है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सही समय पर सही इलाज मिले जिससे कि मरीजों की जान को बचाया जा सके। आप जैसा कि जिक्र लगातार इम्यूनिटी का कर रहे थे, क्योंकि इस पूरे युद्ध में अगर कोई ब्रह्मास्त्र हमारे पास है तो वो है अपनी इम्यूनिटी को कैसे अपन मेंटेन करके हम रखते हैं। ऐसे में खासतौर पर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग से अगर मैं जानना चाहूँ, क्या ये समान है तौर तरीके जिनका इस्तेमाल किया जाए या जिनको लेकर प्रिकॉशंस रखी जाए, या फिर महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं के लिए अलग प्रिकॉशंस हैं, पुरुषों के लिए अलग प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस सेम हैं। एक चीज़ और हमें इसमें समझनी होगी, कोरोना से रिकवर होने के बाद मैंने बहुत देखा है अपनी डे टू डे रूटीन प्रैक्टिस में, लोग आते हैं मास्क को, एक ही मास्क को 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन यूज़ करते रहते हैं। तो ये भी एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है फंगल इन्फेक्शन के लिए। हमें मास्क को जहाँ तक हो सके हम डिस्पोजेबल यूज़ करें। अगर हम कपड़े के मास्क को यूज़ कर रहे हैं तो उसे प्रॉपरली वॉश करें और जब भी यूज़ करें। जहाँ तक हो कोशिश की जानी चाहिए कि हमारे जो मास्क हैं वो डिस्पोजेबल हों, क्योंकि अगर एक ही मास्क को हम लगातार रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। और रही बात जो आपका क्वेश्चन था कि फीमेल्स के लिए अलग प्रिकॉशंस हैं, मेल्स के लिए अलग प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशंस ऐसे कुछ नहीं है। हमें अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करना है। अगर हमें कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, अगर हमारी कीमोथेरेपी चल रही है तो हमें ज़्यादा सजग रहना होगा। अगर हमें डायबिटीज़ है तो ज़्यादा सजग रहना होगा। अगर हमने कोई ट्रांसप्लांट कराया है तो हमें ज़्यादा सजग रहना होगा। या हम काफ़ी लंबे टाइम से हमारी स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, चाहे वो स्किन डिजीज़ के लिए चल रहे हैं, चाहे किसी भी डिजीज़ के लिए चल रहे हैं, तो हमें सजग रहना होगा। तो प्रिकॉशंस तो ये है कि सावधानी ही इम्पोर्टेंट है, अलर्ट रहना होगा। डॉक्टर शिल्पी, जैसा कि जिक्र डॉक्टर कपिल कर रहे हैं कि मास्क को लेकर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ हमारे दर्शकों से साझा करी, जो कि बहुत बेसिक सी ज़रूर है, लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिनचर्या जो हमारी बन गई है वो बिना मास्क के अब नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं, इनफैक्ट घरों में भी रह रहे हैं लोग, तो मास्क ज़रूर लगा रहे हैं। ऐसे में कॉटन मास्क का जिक्र हुआ, चूँकि गर्मियाँ भी हैं, ऑक्सीजन में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती, सांस लेने में बड़ी तादाद में लोग कॉटन मास्क का इस्तेमाल करते हैं। कितने दिनों तक उसको इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए? कॉटन मास्क आमतौर पे हमारे यहाँ पे या तो कपड़ा बांधा जाता है या लोग समझा या चुन्नी बांध के आ जाते हैं। ये जनरली प्रोटेक्टिव नहीं रहते हैं। आइडली आपको जो 8-2 या 8-3 वाला मास्क आता है, खासकर इस ढंग का, ये बेटर रहता है। इसमें सांस लेने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, एक लेयर काफ़ी है। अगर आप ये नहीं खरीदना चाहते, ये बहुत सस्ता है, 10 रुपये में मिल जाता है। अगर ये नहीं लेना चाहते हैं, आप कॉटन का मास्क पहनना चाहते हैं, तो वो इट इज़ ब्रीदेबल, मतलब इससे सांस तो अच्छा आ जाता है, लेकिन उसका हाइजीन मेंटेन करना मुश्किल होता है। मेरी एडवाइस है कि आप जब भी इसको इस्तेमाल करते हैं, 4-5 घंटे में एकदम से उतार के उसको धो लें। वो जल्दी सूख जाते हैं, नेक्स्ट वाला पहन लें। रूटीनली जो भी है, आपका मास्क आपका अपना लेना चाहिए। हमारे यहाँ पे भी कई बार पेशेंट आते हैं, हम उनसे कहते हैं मास्क पहने, तो अपना उतार के अपने बच्चे को दे देते हैं या किसी बाहर वाले का उतार के अपने आप पहन लेते हैं। तो दिस इज नॉट हाइजीनिक, ये बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं। इन्फेक्शन स्प्रेड होता है इस ढंग से। कपड़े का अपने घर पे बना लें, उसको 2-3 घंटे में जरूर वॉश कर लें, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं, हमारे मुंह से कुछ ना कुछ छोटे छोटे कीटाणु खुद से निकलते हैं, ये मास्क में घुस जाते हैं। एक बार जब मास्क गीला हो जाता है, फिर वो बिल्कुल भी वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं होता। मास्क पहने, लेकिन उसको प्लीज हाइजीनिकली यूज करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर कपिल, कोरोना महामारी के दौर में जिस तरीके से खतरा लगातार मंडराता हुआ हमने देखा, इन सब के बीच खबरें भी सामने आई कि तीसरी लहर अब बच्चों को अपनी जद में लेगी। हालांकि आंकड़े भी अब लगातार सामने आने लगे हैं। अलग अलग राज्यों में कई बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। उसको लेकर क्या सुझाव आप देना चाहेंगे, खासतौर पर माता पिता को, क्योंकि बच्चे उतने समझदार नहीं होते, उनके लिए इन तमाम डाइट्स, एक्सरसाइज, इन सबको मेंटेन रखना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता? मैम देखिए, जैसा कि हम सब सुनने में आ रहा है और जैसा कि ICMR भी बता रहा है कि जो तीसरी लहर होगी या जो तीसरी लहर जो आने वाली है वो बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक होगी। तो उस केस में, और बहुत सारे स्टेट्स हैं, चाहे वो राजस्थान की बात करें, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या कर्नाटका की बात करें, बहुत सारे बच्चे भी अब कोरोना की जद में आ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले, बीइंग ए पेरेंट, मेरे पास भी 2 बेटियाँ हैं, तो मुझे भी समझने की ज़रूरत है और सभी लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें
बहुत ज़्यादा जल्दी इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे उतनी सावधानी नहीं रख सकते। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि बच्चों को अपने घर से बाहर जब भी हम भेज रहे हैं तो अपनी निगरानी में ही हम उनको भेजें। ऐसा नहीं है कि बच्चे पार्क में जा रहे हैं या अपने सामने गार्डन में खेल रहे हैं या गली में खेल रहे हैं तो बच्चे बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं। और बच्चों को मान किसी के घर में कोई कोविड पेशेंट है और वो चाहे वो आइसोलेटेड भी है और उनके घर के बच्चे भी अगर बाहर आके खेल रहे हैं तो उनसे भी कैरियर हो सकते हैं, वो भी इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो बच्चों की इम्यूनिटी भी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी एक बड़े एक इंसान की होती है। तो बच्चों को हमें ये जो हाइजीन की जो टेक्निक्स हैं इनको सिखाना होगा। अब ये हमारा करेक्ट टाइम है कि हमें और सभी स्कूल्स की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो अगर जो भी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो क्लासेस ले रहे हैं उन क्लासेस में भी बच्चों को हाइजीन के ऊपर स्पेशल एम्फेसिस रखें। कैसे उनको हैंड वॉश करना है, कैसे उनको मास्क लगाना है, इन चीज़ों को घर घर तक पहुंचाना होगा, हर बच्चे तक पहुंचाना होगा। जैसे हर बच्चे के लिए स्कूल में जाना ज़रूरी है, ब्रश करना ज़रूरी है, उसको कपड़े पहनना ज़रूरी है, साफ़ सफाई ज़रूरी है, तो उसे हमें हर बच्चे को ये सिखाना होगा कि उसके लिए अब ये कोरोना में ये सब चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी बाकी चीज़ें ज़रूरी है। जैसे एक बच्चे को खाना ज़रूरी है, खेलना ज़रूरी है, तो उसको अपनी हाइजीन को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है। कोई गेम्स खेल रहे हैं तो कितना डिस्टेंस रखें हम। और बच्चों को समझाना होगा कि चाहे हम उनको नाटक के माध्यम से समझाएं, चाहे हम उनको कार्टून के माध्यम से समझाएं, चाहे हम उन्हें कोई नाटक करके समझाएं, हमें समझाना होगा कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे एक बच्चे को हुई तो वो सभी बच्चों में फैल जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उनकी खाने पीने की हाइजीन, खेलते वक्त हाइजीन, बाहर जा रहे हैं तो हाइजीन, लेकिन डॉक्टर साहब चिंता का विषय ये भी है कि जैसे हमारी उम्र के जो तमाम युवा हैं या फिर जो उससे भी ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो काढ़ा पी लेते हैं, तमाम मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स वो ले लेते हैं, लेकिन बच्चे वो नहीं कर पाते हैं। उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है? मैम आजकल विटामिन के लिए बहुत लिमसी है, बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, आजकल गमीज़ भी आ गई हैं, इम्यूनिटी बूस्टर गमीज़ आती हैं मार्केट में, इजीली अवेलेबल हैं, जिनसे हम बच्चों की गमीज़ बच्चे खा के बड़े खुश होते हैं क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में आती हैं। वो कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, कोई ऑरेंज फ्लेवर, कोई डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं उसमें। तो वो गमीज़ हम उनको रूटीनली दे सकते हैं। विटामिन डी हमें उनको रूटीनली देना चाहिए जिससे कि उनकी इम्यूनिटी डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती रहे। थोड़ा टाइम हम उन्हें धूप में, थोड़ा टाइम ही सही लेकिन धूप में भी थोड़ा टाइम रखें ताकि उनका विटामिन डी का जो नेचुरल रिसोर्स है वहाँ से उनकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए विटामिन डी बने। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों पर खासा ध्यान रखा जाए। अब चूंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, एक्सरसाइजेज वो नहीं करते हैं और खाने पीने में लेकर तो लगातार आंख मुंह बनाते हैं, लेकिन माता पिताओं को इस दौरान खासतौर पर कोरोना महामारी के दौरान अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। डॉक्टर शिल्पी, जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर भी समस्या सामने आ रही है, पहले 18+ को लेकर वैक्सीन को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब वो भी वैक्सीनेशन प्रक्रिया अलग अलग सेंटर्स में धीरे धीरे बंद होती हुई सी नजर आ रही है। ऐसे में यहाँ से समस्या कितनी गंभीर है और वैक्सीन को लेकर भी जो कंफ्यूजन बना हुआ है उसको लेकर जानकारी आप हमारे दर्शकों को देना चाहें। एंड 2 डोजेस वैक्सीन को लगाए जाते हैं। कोवैक्सीन फिलहाल कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों हमारे देश में आ रहे हैं। कोवैक्सीन के लिए हम 6 हफ्ते का समय देते हैं, दूसरे कोविड से 8 हफ्ते का वैक्सीन लगा के जनरली जनता ये सोचती है कि भैया अब हम बिल्कुल इम्यून हो गए हैं, अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत गलत सोच है। इस समय वैक्सीन जो भी आ रही हैं, हमारे स्ट्रेन ऑफ वायरस बदलते जा रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि आप जब भी वैक्सीन लगाएं आप लोग याद रखें 2 वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो वैक्सीन लगाने के बाद आपको इतना करना है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें, अपना पूरा हाइजीन मेंटेन करें, मास्क लगाएं और जब भी जाते हैं बाकी बच्चे हैं, घर वाले लोग हैं, किसी और से मिल रहे हैं तो हमेशा इस ध्यान से रखें कि हाँ भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ इन्फेक्शन वापस हो सकता है। और जहाँ तक सवाल ये है कि कौन सा वैक्सीन लगा जाए, मेरी एडवाइस है जो भी इस टाइम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मिल रही है इट इज बेस्ट टू टेक इट, लेना जरूरी है क्योंकि इस टाइम हमारा एम ये है कि हम हर्ड इम्यूनिटी बना पाए। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में से 80 या 70 लोग ऑलरेडी इम्यूनाइज हैं तो बाकी 20 लोग वैक्सीनेटेड इंसान की वजह से कोविड होने से बच जाते हैं। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, आपके पास जो वैक्सीन फिलहाल अवेलेबल है जरूर जाइए और जरूर।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाई जाए। डॉक्टर कपिल, लेकिन लगातार जिस तरह का कन्फ्यूजन बना हुआ है, जैसे कि डॉक्टर शिल्पी भी कह रही है, जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल हो वो उसका डोज आप ज़रूर लें, लेकिन फिर भी एक और क्लैरिफिकेशन मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि इस तरह के सवाल लगातार और निरंतर ऑन अ डेली बेसिस हमारे दर्शकों की तरफ से सामने आ रहे हैं कि कोविशील्ड का स्लॉट भी मिल रहा है तो लोग कोवैक्सीन को लगवाने के यहाँ पर फिराक में हैं और उस तरीके से कोविशील्ड के स्लॉट्स को भी कैंसिल कर दे रहे हैं। तो ऐसा क्या, इसमें कितनी सत्यता, इसको लेकर पुष्टि कितनी हुई है? क्योंकि लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है कि कोवैक्सीन इज बेटर देन कोविशील्ड। मैम देखिए, ऐसा है, जो भी हमारे डे बाय डे रिसर्च आ रहे हैं, जो भी हमारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, हमें ये समझना होगा कि सभी तरह की वैक्सीन जो हैं दे ऑल आर सेफ। किसी इसमें अगर हम बेटर होने पे जाएंगे तो बेटर का कोई क्राइटेरिया नहीं निकाल पाएंगे मैम, क्योंकि डिफरेंट ट्रायल्स डिफरेंट टाइम फ्रेम में हुए हैं, डिफरेंट टाइम फेज में हुए हैं। अगर हम देखें तो कोविशील्ड कोवैक्सीन से पहले डेवलप किया गया तो उनका ट्रायल फेज़ अलग रहा, कोवैक्सीन का अलग रहा, अब स्पुतनिक आ रहा है उसका अलग रहेगा, या मान लो भविष्य में मॉडर्ना का आएगा तो वो अलग रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमें जो भी वैक्सीन मिलेगा, जैसे डॉक्टर शिल्पी ने भी कहा, जो भी हमें वैक्सीन मिल रहा है हमें उस वैक्सीन को लगवाना है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कोविशील्ड हमने पहला डोज लिया है तो हम दूसरा डोज भी कोविशील्ड लें, अगर कोवैक्सीन लिया है तो कोवैक्सीन ही लें। कहीं ऐसा ना हो हम कोवैक्सीन लगाने के चक्कर में कोविशील्ड से भी रह जाएं और हमारी इम्यूनिटी पे कोरोना घर कर जाए। अगर उसने घर कर लिया तो फिर भारी नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर कपिल, लेकिन इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों से कि पहली डोज कोविशील्ड की लगी है, दूसरी डोज कोवैक्सीन की लग गई है, या फिर पहली डोज कोवैक्सीन की लगी है और दूसरी डोज कोविशील्ड की लगा दी गई है। गलती से ही सही, लेकिन ये कितना खतरनाक? मैम देखिए, ये तो एक रिसर्च का विषय है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड को जो लगाया गया है उनका क्रॉस मैच होने की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बट ऐसा गलती नहीं किया होना चाहिए। ये तो पेशेंट का भी जिम्मेवारी बनता है, हर नागरिक का जिम्मेवारी बनता है कि उसको जो फर्स्ट डोज लगा है वो सेकेंड डोज भी उसी का लगाए। और ऐसे ही ये जिम्मेदारी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका भी बनता है, क्योंकि उनके पास सिस्टम होता है और उनके पास अपना सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे गलती कहाँ पे हो रहा है मैम, कि बहुत सारे लोग वैक्सीन के लिए पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। वो लोग प्रॉपर तरीके से वैक्सीन के लिए नहीं जा रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, मुझे वैक्सीन लगवाना है, आज वैक्सीन नहीं मिल रहा, किसी से जुगाड़ करके उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, स्लॉट नहीं मिल रहा था तो उसने पीछे से बैकडोर एंट्री करके वैक्सीन लगवा लिया। सेकंड टाइम वो भूल गया कि उसको कोविशील्ड लगा था कि कोवैक्सीन लगा था, सेकंड टाइम उसने दूसरा वैक्सीन लगवा लिया। तो ऐसे केसेस भी एक पॉसिबिलिटी है जो हो रहा है, ऐसा मैं जानता हूँ। कुछ लोगों ने करा, पेशेंट्स ने हमें बताया कि मुझे स्लॉट नहीं मिल रहा था तो मैंने, मेरे पहचान का था, उनको कह के अलग से लगवा लिया। तो ऐसा हो रहा है और इसी वजह से ये डिस्पैरिटी हो रही है जो बहुत ही गलत है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरे प्रोसेस के साथ आगे बढ़िए, जिससे कि आने वाले समय में किसी प्रकार की अनियमितता न देखने को मिले। डॉक्टर शिल्पी, आपसे जानना चाहूंगी कि वैक्सीन लगाने से पहले और लगाने के बाद क्या कुछ एहतियात बरतना चाहिए? आपको तो कितना ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया कि आपने एक ही शर्त मुझे लगाना है। वैक्सीन लगाने से पहले इतना देखें कि आप बीमार ना हो। जो पेशेंट कोविड से ग्रस्त हैं उनको एडवाइस किया गया है कम से कम 3 महीने तक वो वैक्सीन ना लगाएं। अगर आपने पहला डोज लगवा लिया है और उसके बाद आप पॉजिटिव हो गए तो आप नेक्स्ट डोज लगाने से कम से कम 3 महीने का इंतजार करें। ये इसलिए है ताकि बॉडी इम्यूनिटी जो भी है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाए एंड जो भी आपके सिम्टम्स आ रहे हैं वो सबसाइड हो जाए, ताकि जब आप वैक्सीन लें, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद इट इज़ एन एंटीजन मतलब एक फॉरेन सब्सटेंस है। तो जब भी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी मतलब वो सेल्स जो इस वायरस के अगेंस्ट एक्ट करेंगे और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इनवेरिएबली जब भी वैक्सीन लगती है पेशेंट को कुछ ना कुछ माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, जैसे बुखार हो गया, बॉडी एक हो गया, बैक एक हो गया, बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, कई पेशेंट को डायरिया वायरिया भी हो जाता है। तो अगर आप जैसे आपको कोविड हुआ है, आपने इमीडिएटली जाके विद इन अ पीरियड ऑफ 15 और 20 डेज और अ मंथ आपने फिर से वैक्सीन ले लिया है, तो ये बताना ज़रा मुश्किल पड़ जाता है कि क्या कोविड के कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे, क्या पेशेंट कोविड की वजह से ही बीमार हो रहा है या वैक्सीन का कोई इफेक्ट हुआ है। इसलिए एडवाइजरी दी जाती है कि कम से कम 3 महीने का समय दें बिफोर टेकिंग द सेकेंड डोज। लेट्स से आपने अभी तक कोई डोज लिया भी नहीं है और आपको कोविड हो गया है, इस बात में भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप वैक्सीन लेने जाएं तो आपको 3 महीने का समय दिया जाए, 3 महीने के बाद फिर आप ले सकते हैं।
वैक्सीन लेने के बाद एज आई सेड कि थोड़ी सी चेंजेस तो आती ही हैं, बट जनरली 1 और 2 डेज में ये सबसाइड हो जाती है। फीवर ज़्यादा रहे, बॉडी कोई कुछ तो माइल्ड प्रोटीन आती है पैरासिटामोल की टैबलेट, दैट इज मोर देन इनफ। बुखार के समय में आप ज़्यादा बीमार है तो उस टाइम वैक्सीनेशन ना लगवाएं। जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन तमाम स्टेप्स का पालन करें जिससे कि जिस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं वो भी कम हो और हो ही ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एहतियात हम यहाँ पर बरतें। डॉक्टर कपिल, आने वाले समय में अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है उसको लेकर सुझाव हमारे दर्शकों को आप क्या देना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, हालांकि आंकड़ों में गिरावट ज़रूर देखने को मिली है जो कि एक अच्छी खबर है, लेकिन तीसरी लहर की दस्तक कितनी खतरनाक हो सकती है? मैम देखिए, सबसे पहले जो $1,00,000 का सवाल है वो यही है कि हमें प्रिवेंशन और सिर्फ प्रिवेंशन की तरफ जाना होगा। हम रातों रात बिल्डिंगें, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स खड़े नहीं कर सकते। हमें हर नागरिक को ये समझना होगा कि हमें अपनी सेफ्टी रखनी है, अपने परिवार की सेफ्टी रखनी है, हर एक को अपने घर से सुधार करना होगा, खुद सजग होना होगा कि हमें प्रिवेंशन रखना है। 2 गज जरूरी, मास्क है ज़रूरी, इस फॉर्मूले को हमें नहीं भूलना है, किसी भी हालत में नहीं भूलना है। अपनी हैंड सैनिटाइजेशन को रखना है। रही बात तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर जो होगी वो हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, भगवान से दुआ करनी चाहिए कि वो उतनी खतरनाक ना हो, बट ऐसा माना जा रहा है कि तीसरी लहर भी खतरनाक ही होगी। तो हमें उसके लिए आज तैयारी करनी होगी ताकि हम तीसरी लहर से होने वाले नुकसान को कम से कम कर सकें। अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया, अपनी डेली रूटीन्स में कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं किया, कुछ हमारे डे टू डे रूटीन प्रैक्टिसेस को नहीं बदला, तो हमें तीसरी लहर में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जिसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। जैसे पहली लहर में हमने अंदाज़ा नहीं लगाया दूसरी लहर कितनी भयावह होगी, कितना नुकसान होगा। अभी हम सब ने देखा कि हमारे केसेस 4.25 लाख तक पहुँच गए, डेली केसेस 4.25 लाख तक पहुँच गए। हमारे डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, बहुत मारामारी हो गई, बेड्स नहीं मिल पा रहे थे। तो हमें आज समझना होगा कि तीसरी लहर इससे ज़्यादा भयावह होगी। हमें आज प्रिपेयर करना होगा, हमें आज नींव डालनी होगी ताकि हमारी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत बने, हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, ताकि भविष्य में हमें कोरोना से नुकसान कम से कम हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर इस बात को समझना भी है कि आने वाले समय में बचाव ही है, वही एक रास्ता है, क्योंकि अस्पतालों का तो आप रुख करेंगे लेकिन जो महामारी, जो दृश्य हमने पिछले 1-2 महीने में देखा, कम से कम उसे ना दोहराया जाए और उसके लिए आपकी सावधानी ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। डॉक्टर शिल्पी, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी, खासतौर पर उन तमाम दर्शकों के लिए जो घरों से बाहर निकलते हैं, फिर चाहे वो आप फ्रंटलाइन वर्कर्स हो गए, हम मीडिया कर्मी हो गए, सफाई कर्मी, जिनके लिए लॉकडाउन उनके ऊपर लागू नहीं होता, उन्हें इस महामारी में भी काम करना है, उनके लिए क्या स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगे, किस तरीके से आने वाले समय में खुद को वो सुरक्षित रखें? आपने बिल्कुल सही कहा, जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको बाहर निकलना ही पड़ता है, बट क्योंकि देश में अब पहला लहर आ चुका है, दूसरा लहर आ चुका है, हम सारे देख चुके हैं कि हमको कितना एहतियात करने की जरूरत है। हमारा सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स सारे इन पोजिशन रहने चाहिए, मास्किंग बहुत जरूरी है, हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कि अब ये बेसिकली एयरबोर्न है, एयरबोर्न होने के लिए भी कई बार जब लोग मास्क नहीं पहनते हैं, हम लोग खांसते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, जोर से बोलते हैं, तो कुछ सलाइवा जैसे फूक के कीटाणु बाहर निकलते ही हैं, फूक के पीसेस। इसमें वायरस ट्रैवल करता है, यानी कम से कम 1-2 मीटर तक आराम से जा सकता है। तो बहुत जरूरी है कि जब भी जाएं, जहाँ पे भी जाएं, अपने हैंड वॉशिंग, हैंड क्लीनिंग, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा ध्यान से रखें। सेकेंडली, इम्यूनिटी बढ़ाना, हमेशा अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखें, हाइड्रेशन अच्छा रखें। ये सब रहेगा तो आई एम श्योर दैट जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं अपना ध्यान रख पाएंगे, ये ध्यान रख पाएंगे तभी हम अपने पेशेंट का ध्यान रख पाएंगे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर पर जो लोग बाहर जाते हैं उन्हें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस यहाँ पर लेने की जरूरत है। डॉक्टर कपिल, आप अगर कोई सजेशन देना चाहें तो वो क्या होगा ऐसे तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए? डॉक्टर कपिल, आपको आवाज मिल रही है? हेलो, हाँ जी मैम, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए सबसे पहला सजेशन ये है कि अगर कोई वैक्सीन से बच गया है तो सबसे पहले हम वैक्सीन लगवाएं, और वैक्सीन अगर हमने लगवा लिया है तो हम अपनी जो प्रिकॉशंस है उसमें मास्क जो है डबल मास्क यूज करें। जैसे ही घर से बाहर निकले हैं तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें, घर से बाहर आके वापस घर में आ रहे हैं तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जैसे ही हम अपने वर्क प्लेस से घर में जा रहे हैं तो
और जो हमारे कपड़े हैं उनको भिगो के रखें साबुन के पानी में या सर्फ के पानी में, ताकि अगर कहीं पे हमें इन्फेक्शन कैरी हुआ है तो वो हमें नुकसान ना करे। डेली माउथ वॉश बीटाडीन गार्गल यूज करें। हम बीटाडीन के स्वैब से भी ईयर को, नोज को, उसको भी हम जो वॉश कर सकते हैं, उसको भी क्लीन कर सकते हैं। और ठीक है डॉक्टर शिल्पी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आने वाली तीसरी लहर जिसको लेकर लगातार संभावना जताई जा रही है, म्यूटेट अगर होता है स्ट्रेन तो और भी खतरनाक हो सकता है, क्या सुझाव, क्या प्रिकॉशंस को लेकर यहाँ पर हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे आप? सारे प्रिकॉशंस बिल्कुल वही हैं जो पहले 2 वेव्स के साथ रहे हैं। जरूरी है, बहुत जरूरी है कि अपना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग जरूर रखें, जरूर अपना हैंड वॉशिंग करें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें, इम्यूनिटी का खास ध्यान रखें। और खास बोला जा रहा है कि इस वेव में शायद बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाएं, तो आजकल के बच्चे काफ़ी समझदार हैं, बताने से हर बात समझ जाते हैं। ध्यान रखें कि वो किसी इन्फेक्टेड एरिया में ना जाएं, या तो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे ज़रा दूर रहें। बच्चों को समझाया जाए कि उनको ज़रूरी है कि वो उनके जितने भी इस टाइम के खान पीने में ध्यान रखें, न्यूट्रिशियस स्टफ दें, प्रोटीन रिच डाइट दें, एंड ज़रूर उनको बोला जाए कि कुछ एक्सरसाइज करें। मोस्टली बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, घर में खेलते कूदते हैं, जो अच्छी बात है। ये सब चीजें ध्यान रखते हुए बिल्कुल ये तमाम छोटे-छोटे स्टेप्स हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं अपनाने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिल्पी और डॉक्टर कपिल, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों तक आपने आसान शब्दों में क्या कुछ करना चाहिए ये तरीके पहुंचाए, क्योंकि कोरोना की लगातार जो बेकाबू होती रफ्तार हमने देखी है उस पर अस्पतालों के बीमार हालात अपने आप में भयावह रहे। बहुत कुछ इन आंखों ने देखा जो मन कहीं ना कहीं मानने को तैयार नहीं था, लेकिन ये तस्वीरें, ये तमाम बातें कोरोना काल की कड़वी सच्चाई है। और यही वजह है कि बार बार हम आपको चेताते हैं, समझाते हैं, ये त्रासदी कितनी बड़ी है, आपकी सावधानी ही सुरक्षा है। तो चलिए इसी के साथ इंडिया न्यूज हरियाणा की ओपीडी में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।